नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ब्रुनेई संघ कारोबारी रिश्तों को लेकर के इस वक्त उत्साहित है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। अमर उजाला के साथ साथ बड़ी बड़े अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जरा आप देखिए। पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हैं। पीएम कल ब्रुनेई पहुंचे, जहां भारतीय मूल के निवासियों से उन्होंने बात की। इधर आज ब्रुनेई के राष्ट्राध्यक्षों से भी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और क्योंकि ये अपने आप में बहुत अहम खबर भी हो जाती है, जब ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रुनेई की तस्वीरें हैं। ब्रुनेई में जिस वक्त पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर खासतौर पर भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की, उनके साथ चर्चा भी हुई थी और साथ ही साथ किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया होगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सिंगापुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। यहाँ तक कि भारत सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ में लगातार अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के तहत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि ये बैठक जब होगी दोनों देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में, तो ऐसे में ये बैठक कई मायनों में खास होगी। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, द्विपक्षीय बैठक होगी, रिश्ते इससे और ज्यादा भारत के साथ मजबूत होंगे। देखिए, बिल्कुल रिश्ते तो अच्छे मजबूत होने के साथ ही साथ हम सुरभि ये भी कह सकते हैं कि जो व्यापारिक समझौते हैं उस पर मुहर लगेगी। इसके अलावा हम देखें, ब्रुनेई में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो पहले भारत की ओर से पहली बार दौरा कर रहे हैं ब्रुनेई का। और यहाँ पर बहुत सी जो संभावनाएं हैं वो जाहिर की जा रही हैं, चाहे वो आपसी सौहार्द की बात हो या फिर व्यापारिक समझौता हो या फिर आंतरिक समझौते पर बात हो। तो दोनों के रिश्ते मजबूत हों, व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हो, और इसी के बाबत ये मीटिंग बेहद खास हो जाती है। इसके बाद आप देखिए, सिंगापुर के दौरे के लिए रवाना होंगे। और आज आपको बता दें कि सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां पर आपको बता दें तमाम राष्ट्राध्यक्षों से तो मुलाकात तो होगी। और इसी के साथ जो भारतवंशी हैं वह भी पलक पावड़ बिछाकर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब ये इन दोनों देशों के साथ में मुलाकात हो जाएगी, तो उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है दोनों देशों के बीच में, और साथ ही किन स्टेट्स में फोकस किया जा रहा है। यानी कि जो सेक्टर्स है खासतौर पर व्यापार जगत से जुड़े हुए, ऐसे में किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा खासतौर पर फोकस किया जाएगा। और जब दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे तो व्यापार जगत के लिए भी एक अच्छा मौका और होगा। यहाँ तक कि ये दोनों देश भारत में भी निवेश कर पाएंगे, और भारत की ओर से भी अगर कोई निवेश होना होगा, निर्यात आयात को लेकर के चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ द्विपक्षीय और कई मायनों में जो मुद्दे रहते हैं उनको लेकर के चर्चाएं की जा सकेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रास्ते और ज्यादा खुलेंगे। व्यापार जगत के लिहाज से भी फायदा होने की उम्मीद आगे आने वाले समय में दोनों ओर से, यहाँ तक कि ब्रुनेई सिंगापुर के लिए भी और भारत के लिए भी। और इसी वजह से कहा जाता है कि भारत की ओर से लगातार प्रधानमंत्री कई देशों का दौरा करते रहते हैं, ताकि भारत को और ज्यादा मजबूत स्थिति में वो ला सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत जो है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तमाम जो देश हैं वो आज भारत की ओर निगाह रख रहे हैं, और एक बड़ा यूं कह सकते हैं बाजार के तौर पर व्यापार को भारत को देखा जा रहा है। अपने संबंधों को न सिर्फ मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि आप ये देखिए व्यापारिक समझौतों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कहीं मिलाकर देखा जाए हमारे लिए विकास के और भी ज़्यादा पथ खोलती है, रास्ते खोलती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इस बीच हरियाणा में आ सकती है आज आप और कांग्रेस, देखिए साथ लड़ सकते हैं चुनाव। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया। तो ये कमेटी राज्य में गठबंधन में संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इसी रिपोर्ट के तहत ये भी माना जा रहा है कि अब ये फैसला सामने आएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब एक साथ चुनावी मैदान में होगी, तो सीट बंटवारे को लेकर भी, क्योंकि दीपिका आपने सुना कि अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है जाहिर दोनों पार्टियों की ओर से। देखो देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब तमाम पार्टियां, यानी कि हम कह सकते हैं INDA गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, एक सीट कुरुक्षेत्र की सीट उनको दी गई थी, और इसके बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट, ये कह सकते हैं कि वो सीट भी आम आदमी पार्टी हार गई थी। इसके बाद मनमुटाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन अभी
जो तमाम पार्टियों का यानी कि विपक्ष का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि बीजेपी को किसी न किसी तरीके से सिर्फ हराना है। और यही बड़ी वजह है कि जैसे ही सुगबुगाहट तेज हुई, राहुल गांधी ने इस बात को कहा, हालांकि इसका अभी ऑफिशियली बयान नहीं आया सामने, अनऑफिशियली तमाम चीज़ें हैं अंदर, अभी अंदर खाने से ही हवा है, लेकिन संजय सिंह ने भी इस बाबत धन्यवाद जाहिर कर दिया, खुशी जाहिर कर दी कि देखिए हम संतुष्ट हैं, हम खुश होंगे, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि बीजेपी को हराना। बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इस रिपोर्ट के आधार पर संभावित रूप से ये तय होगा कि आम आदमी पार्टी को राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें दी जा सकती हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि एक और जहां आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें देने को तैयार नजर आ रही है। और इसी को लेकर के अभी भी थोड़ी सी गहमा गहमी का माहौल दोनों पार्टियों के बीच में है। तो यही बड़ी बात है कि 7 सीट देने के पक्ष में है। और इस बीच आपको बता दें, चाहे दीपक बाबरिया हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, अजय माकन हो, वो समिति का हिस्सा होंगे और वे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आपके नेताओं से बातचीत करेंगे। वे उन 12 सीटों पर भी नजर रखेंगे और उन पर भी चर्चा करेंगे जहां कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर खींचतान चल रही है कि उन सीटों पर उम्मीदवार कौन होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब तक इन सीटों को लेकर के लंबे समय से चर्चाएं की जा रही थी, और जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तब से ही हमने ये देखा कि किस तरीके से अब तक हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी तमाम पार्टियों ने एड़ी और चोटी का जोर लगा हुआ है। दूसरी तरफ जहां बीजेपी ये कह रही है कि इस बार भी हरियाणा की तमाम सीटें, यानी कि सबसे ज्यादा अगर तादाद में कोई सीटें जीतेगा तो वो सिर्फ बीजेपी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने पहले तो चैलेंज किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान किया कि हम गठबंधन के साथ ही आगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी चलेंगे, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन कल भी एकजुट था, आज भी एकजुट है और आगे भी आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। इसी के तहत में हरियाणा में गठबंधन के तहत में कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब आम आदमी पार्टी को एक साथ लाने की कोशिश है, आम आदमी पार्टी की ओर से भी सहमति जताई गई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी मामला अटक रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो पैदा करना चाहती है कांग्रेस बीजेपी के लिए। आपने देखा ही होगा, किसान आंदोलन का जिक्र कर लिया जाए, पंजाब में अभी भी शंभू बॉर्डर पर तमाम किसान डटे हुए हैं। ठीक है, कानूनी गारंटी की मांग लगातार की जा रही है, चाहे वह पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों। इस बीच अंदर खाने से ये भी खबर थी कि कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है, ये तमाम जो किसान नाराज है, खफा है। आपको याद भी होगा बीच में सुरभि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, सीएम जो है वह बदल दिया गया था। प्रधानमंत्री कहना भी मतलब सहमति जाहिर की गई थी, नायब से ही बनाए गए थे सीएम। और देखिए 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा, चूंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का यदि हम जिक्र करते हैं तो दोनों की स्थितियां अलग अलग जरूर होती हैं, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं आबो हवा जरूर पता चल जाती है। और शायद यही एक बड़ी वजह भी हम कह सकते हैं सुरभि कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी वजह से हम ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव लगातार अब होने हैं, एक और हरियाणा, एक और जम्मू कश्मीर, लेकिन दोनों ही स्टेट्स को लेकर के इस वक्त गठबंधन और बनाम ये पूरा मामला अब एनडीए से रिलेट कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। गठबंधन के तहत में जहां चुनावी मैदान में लगातार कांग्रेस उतरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ये कह रही है कि गठबंधन के बिना इनका कोई आधार नहीं नजर आता इन दिनों, या तो इन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। क्योंकि इससे पहले आपने वाकई देखा कि हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी ने पहले ऐलान किया अकेले चुनाव लड़ने का, लेकिन उसके बाद दोबारा से गठबंधन के साथ वो उतर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमलावर होगी, और बीजेपी वो कर भी रही है। लेकिन बीजेपी को हराने की कोशिश में इस वक्त पूरा विपक्षी दल लगा हुआ है, और विपक्षी दल के लिए महज एक अहम मुद्दा है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना है। अब देखना यही होगा कि आखिर आम जनता भरोसा किस पर जताती है, क्या गठबंधन पर जताती है, या फिर एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी के खाते में कई सीटें जाएंगी हरियाणा की। देखो, देखिए 10 साल का जो किला है बीजेपी का, लगातार 2 बार जीत हासिल करी है बीजेपी ने हरियाणा में, और यही किले को भेदने की कोशिश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। यहाँ चुनौतियाँ दोगुनी बीजेपी के लिए भी हैं कि अपने साख को बचाना है, अपने गढ़ को बचाना है। कांग्रेस की चुनौती ये होगी कि जो प्रदर्शन हम लोकसभा चुनाव में बेहतर कर पाए हैं, उस प्रदर्शन को हम बेहतर और तरीके से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिखा पाएं, और बीजेपी का जो
किला है उस किले को ध्वस्त कर पाए, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है और एंटी इनकम्बेंसी इस बार भी है। लेकिन सवाल यही है, क्या उस मुद्दे को, क्या उस बात को कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी भुना पाती है, और यदि भुना पाती है तो फायदा कैसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कोर्ट से बाहर निकलने पर लोगों ने संदीप घोष को थप्पड़ जड़ दिया, लगाए चोर चोर के नारे। तो फिलहाल देखिए, अलग अलग अखबारों में ये खबर को जगह दी गई है। दरअसल क्योंकि बड़ी खबर है, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भीड़ में से एक व्यक्ति ने अचानक से थप्पड़ जड़ दिया, और कारण ये भी बताया गया कि जिस तरीके से संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए उन्होंने न केवल कई घोटाले किए, न केवल कई धांधलियां की, लेकिन कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ भी किया। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो कि इस बार ट्रेनी डॉक्टर से जुड़ा हुआ जो सामने आया। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसे भी दबाया गया है। देखिए, प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए और घोष को फांसी देने की मांग कर दी है। पुलिस और केंद्रीय बलों ने स्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश करी। घटना मंगलवार की है, तब घोष को अलीपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। उन पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। इधर हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आपको बता दें, कोर्ट ने घोष और अन्य 3 लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा है। 2 अगस्त को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इसी के बाद से राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने घोष को सस्पेंड भी कर दिया था। इससे पहले आपको याद होगा कि 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता भी रद्द कर दी थी। देखिए, संदीप घोष को बेहतरीन सर्जन के तौर पर हमेशा से बंगाल में जाना जाता था, लेकिन जैसे ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ये पूरा मामला जब सामने आया था, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई, निर्मम हत्या की गई, उसके बाद से कई सवालों से घिरते हुए नजर आए संदीप घोष, और उसमें से एक वित्तीय अनियमितता भी थी, और इसके साथ साथ और कई गड़बड़ियों का भी हवाला दिया गया था। दीपिका, आपको भी याद होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही ये मामला भी जुड़ा था कि कैसे वहां पर लोगों के ऑर्गन सप्लाई किए जा रहे थे, और इसी को लेकर के ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जानकारी भी कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ जानती थी, और उसी के कारण इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देखिए, ये जो पूरा मामला था, ये बहुत बड़ा मामला, बहुत पेचीदा मामला है। जाहिर सी बात है, तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से सबसे पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी। संदीप घोष के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, क्योंकि जब उस महिला का शव देखा गया था, आनंद फानंद में संदीप घोष ही थे जिन्होंने कह दिया था कि ये तो आत्महत्या है, और सबूतों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी की गई थी। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा। 3 से 4 घंटे का वक्त हो जाता है, लेकिन उस महिला यानी कि उसके बच्चे से उसके माँ बाप को मिलने भी नहीं दिया जाता। माँ बाप भी 3 से 4 घंटे के बाद ही अपनी बच्ची का शव देख पाते हैं, उसका चेहरा देख पाते हैं। तो फिलहाल देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक जो संदीप घोष है वो सवालों के घेरे में थे। अब जब ये मामला तूल पकड़ रहा था, तो आनंद फानंद में संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, तब भी सवालों के घेरे में आ गए थे। फिलहाल देखिए, गुस्सा इस कदर हम कह सकते हैं सुरभि इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर, ये अमूमन पूरे देश में है, बड़ी था कि जो दिया था संदीप घोष को। अब देखिए, पूरी मामले की जांच जो है सीबीआई कर रही है, सरगर्मी से इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अब क्या पीड़िता को जल्द ही न्याय मिल पाएगा, सवाल ये खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और इसी वजह से हर कोई अब ये जानना चाहता है कि आखिर अब इस मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, और बंगाल रेप केस को लेकर ही जिस तरीके से बीते कल, आपको वो तस्वीर याद होगी जब ममता बनर्जी की ओर से एक विधेयक लाया गया था। दरअसल बंगाल में रेप के लिए मौत का प्रावधान करने वाला विधेयक अब पारित कर दिया गया है, और ये खबर भी आप अलग अलग बड़े अखबारों में आप देख पाएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनि तो बिल्कुल देखिए, रक्त में और रेप जिसके परिणाम मृत्यु हो जाती है या फिर उसे बेहोशी के हाथ में छोड़ दिया जाता है, किसी भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवा या किसी गृह के प्रबंधक द्वारा अगर दुष्कर्म किया जाता है और बार बार भारतीय न्याय संहिता BNS की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करना चाहते हैं, जिसमें यह भी आवश्यक है कि बलात्कार के मामलों की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिन के अंदर समाप्त की जाए। ये विधेयक आरजीकर में एक डॉक्टर की बलात्कार हत्या के लगभग 25 दिन के बाद लाया गया है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज
और हॉस्पिटल ने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई। बिल्कुल, हमने ये देखा कि किस तरीके से जब कोलकाता से मामला सामने आया था तो सड़कों पर जो आक्रोशित लोग थे वो उतरे हुए नजर आए थे। और यहाँ तक कि सिर्फ आम जनता नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स तो पहले से हड़ताल कर रहे थे, लेकिन उनके साथ समर्थन देने के लिए आम जनता के साथ साथ में कई ऐसे छात्र वर्ग भी था जो कि सड़कों पर उतरा हुआ नजर आया था। वो लोग भी थे, वो युवा वर्ग भी था जिनके पास रोजगार नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी मांग यह है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। और बीते कल जब इस विधेयक को लाया गया तो ममता बनर्जी ने भी कई बातों का जिक्र किया था और इस बात का जिक्र सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये किया था और कहा था कि जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं होती है उसे असभ्य समाज कहते हैं। और सभ्य समाज का उदाहरण ही वही होता है जहां महिलाओं को आप अपमान नहीं सम्मान देते हो, उनकी सुरक्षा के लिहाज से आप कई कड़े कदम उठाते हैं। और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हमने हमेशा से, हमारी सरकार ने हमेशा ये प्रयत्न किया, ये प्रयास किया कैसे महिलाएं सुरक्षित रहे और उसी के तहत में ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा दीपिका कि अगर ये बिल आता है तो इसके बाद कितना कंट्रोल हो पाता है कोलकाता में इस तरीके के मामले। देखिए, जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी ने बिल लाया है, काबिल तारीफ है, हर राज्य के लिए एक नज़ीर है, लेकिन बिल लाया गया, मंशा साफ होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ममता बनर्जी लगातार डे वन से ही सरकार को कोस रही थी, केंद्र सरकार को कोस रही थी। उन्होंने कहा कि कई मरतबा मैंने खत लिखे हैं, कई मरतबा चिट्ठी लिखी गई है और इसी के ज़रिए कहीं ना कहीं कहा गया है कि देखिए आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप एक ऐसा बिल लेकर नहीं आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी आप देखेंगे तो लगातार सवालों के घेरे में घिरी हुई नजर आई है। संदेश खाली का मामला ले लीजिए, इसके बाद कोलकाता का मामला ले लीजिए, साफ तौर पर आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी अब घिर गई हैं, तो क्या पता इसीलिए इस तरह के बिल का प्रावधान किया गया। लेकिन जो भी हो, जिस मकसद से भी हो, यदि ये बिल लाया गया है और यदि इस बिल को तरीके से लागू किया जाएगा और इस पर वाकई में कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। और अच्छी बात हम कह सकते हैं, सुरभि, कल ये भी देखी गई कि सभी ने ध्वनि मत से इस बिल को पारित किया। हालांकि बीजेपी ने कहा थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन इसको पारित किया गया, ये अच्छी बात है, पेश तो हुआ। लेकिन अब कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य हैं वह भी इस तरह का बिल ला सकते हैं जो कि बार बार केंद्र की ओर ना देखें, आप भी अपने राज्य को मजबूत कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, दंतेवाड़ा ऑपरेशन में 6 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में कई ऐसे जो नक्सली थे उनको टारगेट किया गया और ढेर भी किया गया। देखिए, जंगलों में एक नक्सल विरोधी, यानी कि जो बीजापुर के जंगल हैं उस सीमा के पास में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों को मार गिराया। इसमें 6 महिलाएं थीं। इन मौतों के साथ इस साल सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए कथित माओवादियों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि ऑपरेशन को जिस रिजर्व गार्ड बस्तर, वाइटर्स और केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया, उन्हें दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना अंतर्गत पहाड़ी जंगली इलाकों में PLG कंपनी नंबर 2 और पश्चिम बंगाल, बस्तर और दरभा डिवीजन के माओवादियों की मौजूदगी में सूचना मिली थी। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, देखिए, नक्सलवाद का मामला हमेशा से छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड होता है और हर बार यही सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर पूरी तरीके से जड़ से नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ में कैसे किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे अभी भी माओवादी हैं जो कि पनप रहे हैं और लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि इनका सफाया किया जा सके, उनसे सरेंडर करवाया जा सके। इसके लिए कई योजनाएं भी सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर अमित शाह के द्वारा कह दिया गया था कि हम इतना कड़ा प्रावधान करेंगे कि 6 महीने के भीतर नक्सलवाद को हम खत्म कर दें। और यही एक वजह भी है कि बीजेपी इस ओर अग्रसर भी है, काम भी कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट।
पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। I imagine. Create and I learn. With my university. With my names. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। I imagine. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बात एमसीडी से जुड़ी हुई करेंगे। एमसीडी क्षेत्रीय चुनाव में उलटफेर की खबरें हैं। मेयर पीछे हटे हैं, एलजी दुगने हो गए हैं। फिलहाल देखिए, शहर की मेयर शैली ओबराय ने मंगलवार देर रात नगर निकाय की जोनल वार्ड समिति के चुनाव की देखरेख के लिए पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। देखिए, आपको बता दें, यानी कि आज जो चुनाव होने वाले हैं, यानी कि बुधवार का वक्त कहा गया है, चुनावों से कुछ घंटे पहले ही ये जो खबर आई कि इस प्रक्रिया पर एक छाया डाली गई जो नगर निगम को नुकसान पहुंचाने वाली है। नवीनतम गतिरोध ये कहा गया। देखिए, दिल्ली एमसीडी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस बाबत जवाब देंगे। दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने देर शाम इस आशय का आदेश दिया। इससे पहले कुमार को लिखे एक पत्र में ओबराय ने कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देती। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं, गूफअप की स्थितियां जो हैं, वो अब बनती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब भी मेयर चुनाव के ऐसे मामले जब सामने आए थे तो दिल्ली सरकार और बीजेपी किस तरीके से आपस में भिड़ती हुई नजर आई थी। यानी आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी ये पूरा मुकाबला हो चुका था और इसमें भी हमने ये देखा था कि कैसे वोटों की गिनती पर भी सवाल उठाए थे और साथ ही साथ यहाँ तक कि इलेक्शन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा गया था कि इसमें भी धांधली करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद से हमने यहाँ तक कि उस दौरान हमने सदन के भीतर एक दूसरे पर कुर्सियां तक तानी हुई हमने देखी थी कि कैसे लोगों के हाथों में कुर्सियां तक आ गई थी और एक दूसरे पर इस तरीके से लोग हाथापाई करने के लिए आमादा हो चुके थे। वो यहाँ तक कि टेबल्स पर भी चढ़ चुके थे। वो तस्वीर आपको बहुत अच्छे से जरूर याद होगी क्योंकि वो मामला शांत नहीं हुआ था। रात भर उस दौरान विधानसभा चला था और उस वक्त हमने वैसी तस्वीर भी देखी जब वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि जानबूझकर के धांधली की गई है और गलत अंक का इस्तेमाल करते हुए उसे अवैध ठहराया जा रहा था।
देखिए, बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी की कभी ठनी ही नहीं, हमेशा ठनी रही, कभी बनी नहीं है। अब देखिए, आज भी इलेक्शंस होंगे, 12 समितियों पे इलेक्शन होने हैं और इन्हीं को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि मामला फंस रहा है। क्योंकि नियुक्ति को लेकर बात आई, काश शैली ओबेरॉय ने पहले नियुक्ति नहीं दी, यहाँ पर एलजी ने नियुक्ति दे दी। अब देखिए, आज ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव संपन्न कैसे होते हैं और किस तरीके से आगे इसका श्रेय जो है वो कौन लेके जाता है। फिलहाल सुरभि, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं अपन। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले में आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उस दौरान भी ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि राज्यपाल को नियुक्तियां करने का पूरा हक है और वो ऐसे फैसले ले सकते हैं, लेकिन एक सीमा के अंदर। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। IC 814 द कंधार हाईजैक सीरीज में अब आतंकियों के होंगे असली मुस्लिम नाम। दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। देखिए, नेटफ्लिक्स सीरीज IC 814 कंधार हाईजैक अपनी रिलीज के बाद से ही विवादों में घिर गई है। दरअसल ये सीरीज दिसंबर 1999 के कांधार अपहरण पर बेस्ड है और इसे अनुभव सिन्हा ने निर्देशित किया है। सीरीज में आतंकवादियों के नामों को गैर मुस्लिम नामों में बदलने को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया था नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को, जिसके बाद एक बैठक भी बीते कल हुई थी और इसी बैठक के बाद से नतीजा निकला। नेटफ्लिक्स ने इस बात पर अपनी सहमति जाहिर की और ये कहा कि ठीक है, अगर इस बात को लेकर के विवाद है, गैर हिंदू नाम हमने उसमें नहीं दिखाए हैं बल्कि हिंदू नामों को आतंकवादियों से जोड़ा गया है, तो ऐसे में उसे बदल दिया जाएगा और जो आतंकवादियों के सही नाम थे उन्हीं नामों का इस्तेमाल इस सीरीज में किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि यदि ऐसा ना होता तो सीरीज पर बैन लगाने की मांग लगातार की जा रही थी और यही बड़ी वजह थी कि यहाँ पर खुद IB ने तलब किया डायरेक्टर को, उसके बारे में चर्चा की, विचार विमर्श किया, पूछा गया कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी, क्या कोई सस्ती लोकप्रियता बटोरने का साधन था या फिर नहीं। देखिए, अब जो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं वो ये कि ICB 14 का जो नाम है, यानी कि IB 814 का जो नाम है, उसमें अब जो असली नाम है उन्हीं के नामों पर होगा, हिंदू नामों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, कोर्ट ने चौथी चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। CM को इस मामले में तलब भी किया गया है। दिल्ली के एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा दायर चौथे पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। देखिए, CM अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है और मामले में अन्य आरोपियों, विशेषकर न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपी को 11 सितंबर को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत उस तारीख तक बढ़ा दी गई। 30 जुलाई को दायर अपने चौथे पूरक आरोप पत्र में CBI ने आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता में एक है और निजी शराब खुदरा विक्रेताओं के समूह के संपर्क में थे, जिन्हें साउथ ग्रुप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से एक नए मामले में भी वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन उनके लिए अब एक और नया मामला जुड़ चुका है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई फहरिस्त है जिससे बार बार कई ऐसे आरोप अब तक मुख्यमंत्री पर भी मढ़े जा चुके हैं और ये कहा जा चुका है कि दिल्ली सरकार की ओर से अब तक कई ऐसे संगीन आरोप उन पर तय किए गए हैं और ये कहा गया है कि दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली की एक अदालत ने जहां मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा दायर चौथे पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, तो इसी के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम एक बार फिर से सामने आया। देखिए, बाकायदा समन जारी हुआ है। हम फिर बता रहे हैं आपको कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और मामले में अन्य आरोपी भी इसी बाबत जेल काट रहे हैं। इस बीच आपको याद ही होगा कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने लगातार आरोप भी लगाए। 11 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया है। केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उस तारीख तक और बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 30 जुलाई को जो दायर अपनी चौथे पूरक आरोप लगाए गए हैं CBI ने, उस आरोप को केजरीवाल किस तरीके से लेते हैं और केजरीवाल इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता में से एक हैं, ये सभी को पता है और निजी शराब खुदरा विक्रेताओं के एक समूह के संपर्क में थे। ये चौथे जो नाम रखा गया है, जो याचिका दायर की गई, उसमें उसको मेंशन किया गया है, साउथ ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। निजी क्षेत्र में यूपी में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का सुअवसर दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ का एक कहना है।
तो देखिए, बीजेपी के सदस्यता अभियान के साथ युवाओं को भी रोजगार से जोड़ने की पहल की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत आपने ये तस्वीरें देखी कि कैसे केंद्र से इसकी शुरुआत हुई, फिर उत्तर प्रदेश में भी हमने ऐसी तस्वीर देखी और एक एक करके सदस्यता अभियान के तहत में बीजेपी के साथ में कई लोगों को भी जोड़ा जाता है। नेता एक बार फिर से जुड़ रहे हैं और सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को सदस्य बनाते हुए की थी। देखिए, अभियान के शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को युवाओं को नौकरी और रोजगार देने को लेकर तमाम बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 2 साल में 2 लाख युवकों को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 1 करोड़ युवकों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी दिलाने को लेकर काम करी है। जल्द ही पुलिस में भी 40,000 की भर्तियां की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। बिल्कुल, अभी 60,000 पदों के लिए जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में केंद्र बनाए गए थे, जो सेंटर्स थे उन्हें तैयार किया गया था, एग्जाम सेंटर्स, और वहां पर 60,000 पुलिस भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई थी। और अब ये टारगेट लेकर के चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी आने वाले समय में, यानी कि आगे के समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी और 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी। यानी कि जो युवा वर्ग लंबे समय से मांग कर रहा है कि आखिर उनके लिए रोजगार के अवसर कब खुलेंगे, तो उनके लिए ये एक अच्छी और बहुत राहत भरी खबर हम इसे मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। किस तरीके से मदरसे में मिली है आरएसएस को आतंकी बताने वाली किताब। ये देखिए, ये बहुत गंभीर खबर है। नकली नोट छापने वाले प्रयागराज के मदरसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी संगठन बताने वाली किताब बरामद होने से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल इस बात की जानकारी आपको दे दें कि जिस दौरान जब जांच एजेंसी की ओर से शिकंजा कसा गया, तो एक बार फिर से ये खबर सामने आई है कि कैसे मदरसों में इस तरीके की किताबें देखी गई हैं। उर्दू में लिखी विवादित किताब बरामद होने के बाद से जांच एजेंसियां आज फिर से जामिया हबीबिया मदरसे में पहुंची और इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर मदरसे को खंगाला भी। देखिए, आपको बता दें कि एजेंसियों ने मदरसे के कर्मचारियों से फिर से एक लंबी पूछताछ की। तमाम रजिस्टर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। जांच एजेंसियों ने विवादित किताब बरामद होने और इसे बच्चों को पढ़ाए जाने के मामले में कर्मचारियों और टीचर्स के बयान भी दर्ज किए। इसके साथ ही आपको बता दें कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के भी बयान दर्ज किए गए। मदरसे के बैंक अकाउंट और से जो उनके दस्तावेज थे, तमाम दस्तावेजों को बारी बारी से खंगाला गया है। बिल्कुल, तो ऐसे अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मदरसों को लेकर के कहा जा रहा है, ये आरोप मढ़ा जाता रहा है कि मदरसे में कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है बच्चों की। और इसी के तहत में आरएसएस से जुड़ा मामला ये सामने आया कि एक विवादित पुस्तक बरामद की गई जिसमें कि आरएसएस को आतंकवादी करार दे दिया गया। देखिए, यही एक बड़ी वजह भी होती है सुरभि कि तमाम मदरसों को इसीलिए बंद भी किया जाता है क्योंकि जो उनको तालीम दी जानी चाहिए बच्चों को, वो तालीम ना देकर वह उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये बड़ी बात है, उसकी एक बानगी फिर से सामने आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में सुरभि। तो बिल्कुल, आंध्र प्रदेश से जुड़ी यह खबर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ से अब तक 4.15 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। बाढ़ से इन दिनों आंध्र प्रदेश के हालात बेहद बेकाबू नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 22 लोगों को बचाया और मंगलवार को प्रभावित लोगों के लिए 1000 किलोग्राम से अधिक भोजन हवाई जहाज से गिराया। तो एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान यानी ENC ने राज्य में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए नौसेना के विमान, बाढ़ राहत दल और गोताखोरी टीमों को तैनात कर दिया ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके, उनका रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि आंध्र प्रदेश की ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी जहां पर कमर से ऊपर तक पानी भर चुका है, कंधों तक पानी पहुंच रहा है और उस बीच से भी लोग जैसे तैसे वहां से अपने आप को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए देखे गए। यहां तक कि एक रस्सी के सहारे लोग एक दूसरे के पीछे लगातार लाइन बना करके रस्सी के सहारे वो उसी बहाव से निकलते हुए नजर आए थे। ऐसे में जान का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ होता है। आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये भी आंध्र प्रदेश की तस्वीर है और ये एक रेलवे ट्रैक था जिसके नीचे से अचानक से मिट्टी खिसक गई और पानी का बहाव तेज होने की वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, नौसेना ने खोज और बचाव कामों के लिए लगभग 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। कोशिश यही है कि ये जो खराब मौसम बना हुआ है इससे लोगों को राहत मिले। राहत तो देखिए मौसम से नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि राहत और बचाव काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पीछे तस्वीरें आपको चौंका देंगी और देखिए भयभीत कर देंगी तस्वीर, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि इस वक्त स्थितियां बहुत बदहाल आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की या फिर हम गुजरात की बोलें तो अमूमन यही स्थिति बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूपी के बहराइच में फिर भेड़ियों का हमला हुआ है। गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, एक बटे तैनात कर दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और ये आतंक कभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम रही है और खबर है कि जिले के महसी तहसील में 35 गांवों में जो माताएं हैं रत जगा कर रही हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा की कामना कर रही हैं। पुरुष जो है वो पहरेदारी में जुटे हैं। बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ने, कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में तेजी की वजह से विश्व बैंक में वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया गया। विश्व बैंक की भारत विकास अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निवेश और रियल एस्टेट में घरेलू निवेश के कारण वृद्धि की गई है और इसी की वजह से बढ़ावा मिला है। बिल्कुल, और आपूर्ति पक्ष में मजबूत विनिर्माण क्षेत्र और टिकाऊ सेवा गतिविधियों में भी मदद इसके साथ मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने कमतर प्रदर्शन करने वाले कृषि क्षेत्र की भरपाई भी की है और इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र 9.9% की दर से बढ़ा है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अब तक लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के जहां सरकारें प्रयासरत हैं, तो वहीं अब विश्व बैंक की ओर से भी ये संकेत दिए गए हैं कि अभी इस वक्त भारत की रफ्तार अच्छी चल रही है, क्योंकि इससे पहले आपको आईएमएफ की तरफ से भी जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भी याद होगा कि किस तरीके से आईएमएफ ने भी ये कहा था कि भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आने वाले साल में भी अगर साल 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है भारत की ओर से उसे पाया जा सकेगा, क्योंकि पहले के मुकाबले, पिछले वर्ष के मुकाबले लगातार भारत वृद्धि कर रहा है और 7% इसमें अभी भी इजाफा होने के संकेत जाहिर किए गए हैं। देखिए ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं विश्व बैंक ने इस बात की तस्दीक की है कि वित्तीय वर्ष 24 और 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक रफ्तार के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और यही एक बड़ी वजह है कि जो आपके लिए और हमारे लिए अच्छी खबर है। अनुमान ये जाहिर किया गया 6.6% बढ़कर ये अनुमान 7% हो गया है। यानी कि बुनियादी ढांचों की हम बात करते हैं जिसमें सरकारी खर्च के बढ़ने की बात आ जाता है, कृषि क्षेत्र में सुधार की बात आ जाती है, ग्रामीण मांग में तेजी की वजह से जो विश्व बैंक है उससे अपनी वृद्धि के दर को बढ़ाया है। और विश्व बैंक की भारत विकास अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निवेश और रियल एस्टेट में घरेलू निवेश के बढ़ने के कारण वृद्धि को और बढ़ावा मिला है, जो अच्छी खबर है भारत के लिहाज से। बिल्कुल, क्योंकि रियल एस्टेट का भी जब हम जिक्र करते हैं तो रियल एस्टेट में भी हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार निवेश भी हो रहे हैं और लोग इसमें खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं। आपूर्ति पक्ष में देखें, मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का भी जिक्र किया गया है, टिकाऊ सेवा गतिविधियों में मदद कैसे मिला करती थी और इन्होंने कमतर प्रदर्शन करने वाले कृषि क्षेत्र की भरपाई भी की है। यानी कि जो छोटे सेक्टर्स है, खासतौर पर जब हम किसानी का जिक्र करते हैं, इसमें भी कई ऐसे किसान हैं जिनको पूरी तरीके से अगर किसानी को लेकर के वो समझ नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए भी सहयोग किया गया सरकारों की ओर से और उसके बाद से हमने इसमें भी बहुत अच्छा स्तर देखा है, बढ़ोतरी लगातार किसानों के लिए भी देखी है कि कैसे वो भी लगातार अपने अपने जो सेक्टर्स है उनमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक की, जहां भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। दीप्ति ने कांस्य पदक हासिल किया। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। महिलाओं की 400 मीटर T20 मौजूदा विश्व पैरा चैंपियन दीप्ति जीवन जी ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक के लिए यानी कि पैरालंपिक के लिए भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। तो ये पिछले सप्ताहांत ट्रैक में प्रीति पाल के 2 ऐतिहासिक कांस्य पदक के बाद से आया है। बौद्धिक विकलांगता के साथ जन्मे आंध्र प्रदेश के पैरा एथलीट इस आयोजन में पदक के प्रबल दावेदारों में से एक थे और इसी साल मई में दीप्ति ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में 55.7 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड समय के साथ महिलाओं की 400 मीटर T20 में स्वर्ण पदक जीता। तुर्की के आयसिल ऑन्डर ने 54.96 समय के साथ ही हीट में विश्व रिकॉर्ड और पैरालंपिक रिकॉर्ड को बनाया है। अपने आप में काबिले तारीफ है। तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। लगभग 15 से ज़्यादा मेडल हासिल कर चुके हैं हमारे तमाम खिलाड़ी, जो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जब पेरिस ओलंपिक हुआ था तो पेरिस ओलंपिक में भी उम्मीदें हमने वाकई की थी भारत ने, लेकिन
स्वर्ण पदक एक भी नहीं मिल पाया था, ना ही रजत पदक मिल पाया था। लेकिन जब पैरा ओलंपिक्स का हम जिक्र कर रहे हैं तो पैरा ओलंपिक्स में अब तक 14 से 15 मेडल्स हमारे नाम हो चुके हैं और खासतौर पर 3 स्वर्ण पदक इस वक्त भारत के पास है। और इसी के तहत में जो अंक तालिका है मेडल्स की वो 15 तक पहुंच चुकी है और अब एक एक करके अभी भी उम्मीदें लगातार बरकरार है, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे अवनी लकीरा को भी आपको याद होगा कि सबसे पहले शुरुआत वहां से अच्छी खबर की हुई थी और उसके बाद से एक एक करके अब जब दीप्ति का नाम भी सामने आया है तो इसमें भी उम्मीदें पैरा ओलंपिक्स पैरा एथलीट से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ये भारत को गौरवान्वित महसूस कराने में बिल्कुल भी अछूते नहीं नजर आ रहे हैं। उनका प्रदर्शन शानदार अब तक साबित हुआ है। बिल्कुल, वाकई ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल भी है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी किस तरीके से हमें कह सकते हैं विकलांगता उनके लिए अभिशाप नहीं बल्कि उनकी ताकत बन के सामने आ रहा है, जो सभी के लिए एक जीवन जीने के लिए कह सकते हैं मजबूती देता है। जो इस तरीके से विकलांग है, विकलांगता को अभिशाप ना समझे, उनको अपनी ताकत समझे, तमाम ये खिलाड़ी ये जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि इन खिलाड़ियों को जब आप देखेंगे, इनकी पूरे जीवन की उस कहानी को सुनेंगे कि किस तरीके से कई ऐसे एथलीट्स हैं जो कि हादसे का शिकार हुए लेकिन उन्होंने अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया और उसी के साथ में वो बढ़ते चले गए और आज देश का नाम किस तरीके से वो रोशन कर रहे हैं, वो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ देश का नाम ही ऊंचा नहीं हो रहा है, ये कई लोगों के लिए एक संदेश जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अपने जीवन की दुविधाओं से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप इन खिलाड़ियों को देखिए, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे आप जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जिंदा दिली से जीना और इस तरीके से खेल के भारत का नाम ऊंचा करना, वाकई में हम सभी इनको सल्यूट करते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में सुर्खियां अखबार की मैं आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास सुर्खियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।